Hi everyone, my name is Mayur Upadhyay and I'm the subject matter expert for GK. And आज के वीडियो में हम एलिट का जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो पेपर के बारे में कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं। द पेपर वाज सुपर इजी, ठीक है, बहुत इजी पेपर था। एंड अगर किसी ने भी मतलब थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरा जो करंट अफेयर्स है उसको अगर प्रिपेयर किया है डिफरेंट सोर्सेज से, न्यूज़पेपर से, अगर किसी ने भी सब कुछ सारी चीजें की हैं तो इट वॉज अ केक वॉक। बिल्कुल केक वॉक है ये पेपर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। एंड जैसा एलिट का पैटर्न रहा है कि मतलब वो हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी वो पूछते हैं बीच बीच में, या फिर कुछ हमेशा से मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पार्ट रहे हैं एलिट के पेपर का। बट दिस पेपर, ये वाला जो पेपर था 2021 का, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं देखा गया, ठीक है। आसान पेपर है, बट हाँ आपको थोड़ा सा सारी चीजें आपको सिंक्रोनाइज रखनी पड़ेंगी मतलब थ्रू आउट द ईयर। मतलब हाँ रिसेंटली थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया है, जून का, मई जून का चीजें ज्यादा पूछी गई हैं। बट अगर आपने पुराना भी कवर किया हुआ है लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी 2021, अगर आपने ये सब कुछ भी अच्छे से कवर किया हुआ था तो आप ये पेपर बहुत आसानी से कर सकते थे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। पेपर का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। Okay, so the very first question: who was appointed as the election commissioner to the Election Commission of India during June 2021? ठीक है, अब ये यहाँ पे हमसे कब पूछ रहा है? जून 2021 के बारे में पूछ रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज, आप सबको पता ही होगा, सो द करेक्ट आंसर इज अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। सो अनूप चंद्र पांडे ये नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे। एंड हु इज द प्रेजेंट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज सुशील चंद्रा, ठीक है। सो अनूप चंद्रा पांडे नए बने थे। एंड जो नए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, वो है सुशील चंद्रा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर वन, करेक्ट आंसर इज बी, अनूप चंद्र पांडे, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन जून 2021 टच्ड, कितना यहाँ पे टच किया था इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने, ठीक है। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2021, बहुत ही रीसेंट टाइम का ये क्वेश्चन था। तो द करेक्ट आंसर हियर इज, मतलब जो बहुत पास में जो नंबर है हमारा वो है डी, यूएस 600 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। सो इन जून 2021 इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अप्रोक्सीमेटली 608 बिलियन डॉलर को टच कर गया था, ठीक है। एंड इंडिया ऑन फिफ्थ पोजीशन पे आ गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में, ठीक है। सो इंडिया वाज जस्ट बिहाइंड चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड एंड रशिया, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया की फिफ्थ पोजीशन थी इन कंट्रीज के पीछे, ठीक। सो द एग्जैक्ट नंबर इज 608 बिलियन डॉलर। बट अगर आप करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 600 बिलियन डॉलर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर टू, द करेक्ट आंसर इज डी। Moving on to our next question, question number three. Who is the newly elected president of the United Nations General Assembly in 2021? अब अगेन 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही recent अपॉइंटमेंट हुई थी जब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला शाहिद, he became the new president of the United Nations General Assembly, ठीक है। एंड हु इज अब्दुल्ला शाहिद? सो ये मालदीव के ये फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं अब्दुल्ला शाहिद, एंड बाद में ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द UNGA, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थ्री, द करेक्ट आंसर इज सी, Abdullah Shahid. Moving on to our next question, question number four. The US Vice President had to use the casting vote to get the Senate's confirmation for the appointment of, किसके अपॉइंटमेंट के लिए? जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कास्टिंग वोट का यूज किया था। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, किरण आहूजा, ठीक है। तो किरण आहूजा, जिनको डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में उनका डायरेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना कास्टिंग वोट का यूज किया था, जब उनका जो वो था वोटिंग थी वो बिल्कुल बराबर पे आ गई थी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फोर, द करेक्ट आंसर इज बी, किरण आहूजा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत रीसेंट हैं। एंड अगर आपने लीगल एज की क्लैट पोस्ट को फॉलो किया होगा, अगर आपने सारे क्विजेस को फॉलो किया होगा, ये सारी चीज अगर आपने फॉलो की होंगी तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते थे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फोर, करेक्ट आंसर इज बी, किरण आहूजा। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. Who is the most philanthropic person in the world in the past 100 years? अब ये जो एक लिस्ट है ये पब्लिश की गई थी हुरॉन्स लिस्ट में।
सो हुरॉन्स लिस्ट ने जो लिस्ट पब्लिश की थी philanthropic पर्सन इन द वर्ल्ड ऑफ द पास्ट 600 years की, सरप्राइजिंगली इट्स नॉट बिल एंड मिलिंडा गेट्स. A is not the correct answer. बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे A मार्क करके आ गए थे, बट सरप्राइजिंगली द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, जमशेदजी टाटा. ठीक है. सो जमशेदजी टाटा हु इज द फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप. टाटा ग्रुप के वो फाउंडर हैं. एंड जमशेदजी टाटा ने अभी तक जो टोटल उनका डोनेशन था, इट इज अराउंड $102 billion. $102 बिलियन का उन्होंने अभी तक टोटल डोनेशन किया था. एंड ऑन सेकंड, फर्स्ट नंबर पे है जमशेदजी टाटा, एंड ऑन सेकंड पोजीशन बिल एंड मिलिंडा गेट्स. एंड इनका जो फाउंडेशन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये सेकंड नंबर पे है विद द टोटल एसेट ऑफ अराउंड, टोटल डोनेशन ऑफ अराउंड $74 बिलियन. ठीक है. एंड अगेन इंडिया से एक और जो थे, जस्ट अ सेकंड, सो इंडिया से एक और अजीम प्रेम जी. सो अजीम प्रेम जी इस लिस्ट में, मोस्ट philanthropic पर्सन की लिस्ट में, अजीम प्रेम जी वाज ऑन 12th पोजीशन. ठीक है. सो ही वाज ऑन 12th पोजीशन. सो क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आंसर इज सी, जमशेदजी टाटा. ठीक है. जमशेदजी टाटा. ठीक. Okay. Moving on to our next question, question number 6. So, who was top seeded in the 53 kg category in wrestling for the Tokyo Olympics 2021? तो टोक्यो ओलंपिक्स अभी जस्ट कंक्लूड हुए हैं, एंड इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी है. इनफैक्ट इंडिया की जो मेडल टैली है वो अभी तक की सबसे बड़ी मेडल टैली है. ठीक है. सो अ टोटल ऑफ 7 मेडल्स इंडिया ने यहाँ पे जीते हैं, जिसमें से लास्ट जो गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था इन दिस ओलंपिक. ठीक है. सो टॉप सीडेड की यहाँ पे बात की जाए तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इनसे, विनेश फोगाट से, जो टॉप सीड थी, एंड he was the most desirable person to win in this category, to win gold in this category. But unfortunately विनेश फोगाट यहाँ पे ये वाला अपना जो मैच था वो हार गई थी. एंड अभी इनके ऊपर कुछ वो भी चल रहा है कि कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि रेसलिंग फाउंडेशन ने यहाँ पे, रेसलिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है, विनेश फोगाट को सस्पेंड भी कर दिया है. ठीक है. सो टॉप सीड की जब बात की जाए ऑन 53 केजी कैटेगरी में रेसलिंग में, सो विनेश फोगाट, ए इज द राइट आंसर. ठीक है. चलो, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सुपर इजी क्वेश्चन. जो बाइडन कौन से नंबर के यूएस प्रेसिडेंट है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, 46. ठीक है. सो डोनाल्ड ट्रंप, ही वाज द 45th नंबर के प्रेसिडेंट थे यूएसए के, एंड जो बाइडन who became the president of the United States of America in दिसंबर में जो इलेक्शंस हुए, नवंबर दिसंबर में जो इलेक्शंस हुए थे, तो जो बाइडन, ही बिकेम द 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Which country sent 9 satellites into space from the first sea-based commercial launches? Now, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा पुराना हम यहाँ पे कह सकते हैं. ठीक है. So this thing, it was a news in September 2020 के आसपास ये न्यूज में रहा था. एंड द कंट्री जिसने 9 सैटेलाइट स्पेस में भेजे थे, जो कि फर्स्ट सी बेस्ड कमर्शियल लॉन्चेस हैं, सो द नेम ऑफ द कंट्री इज बी, चाइना. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट आंसर इज बी, चाइना. सिंपल क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, बट हाँ, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए थी, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते थे. ठीक है. ओके. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. One among the major countries to phase out both coal-based and atomic energy-based power generation is. So, the correct answer of this question is A, Germany. एंड जर्मनी की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम धीरे धीरे करके जो कोल बेस्ड है और जो एटॉमिक एनर्जी बेस्ड है जो पावर जनरेशन होता है, हम उसको फेज आउट कर लेंगे. ठीक है. एंड जर्मनी ने जो अपने लिए वो रखा है, टारगेट रखा है, वो रखा है 2038 तक का, कि बाय द ईयर 2038 जर्मनी पूरी तरीके से फेज आउट कर लेगा फ्रॉम द कोल बेस्ड एंड एटॉमिक एनर्जी बेस्ड पावर जनरेशन से. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट आंसर इज ए, जर्मनी. Moving on to our next question, question number 10. Which of the following recently released the closest ever breathtaking pictures of the sun? So, ये उतना ज्यादा रिसेंट भी नहीं था. दिस क्वेश्चन, ये अब सबसे पुराना क्वेश्चन है. ठीक है. मतलब करंट अफेयर्स में जो सबसे पुराना करंट अफेयर्स है, ये वही क्वेश्चन है. तो दिस थिंग, इट वाज अ न्यूज इन जुलाई 2020, जब यहाँ पे क्या हुआ था कि नासा ने
यहाँ पे क्या किया था, रिलीज की थी क्लोजेस्ट एवर ब्रेथ टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द सन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट आंसर इज सी, नासा। एंड ये क्वेश्चन कब का है, जुलाई 2020 का, ठीक। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो अकॉर्डिंग टू पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, which are the two best governed states in India? Now this पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, इट इज, सबसे पहले देख लेते हैं इसको कौन रिलीज करता है। सो दिस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, इट इज रिलीज बाय पब्लिक अफेयर्स सेंटर, इट इज रिलीज बाय पब्लिक अफेयर्स सेंटर, which is a not for profit organization, it is a not for profit organization, and which is, and this organization is based in Bangalore, ठीक है। सो बेंगलुरु में ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर। एंड उनकी जो लिस्ट आई थी उसमें जो टू बेस्ट गवर्न स्टेट्स है इंडिया के, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, जस्ट अ सेकंड, द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ए, केरला एंड गोवा, ठीक है। सो केरला एंड गोवा ये दोनों स्टेट्स थे जो बेस्ट गवर्न स्टेट्स थे। सो इन लार्ज स्टेट कैटेगरी में, ठीक है, लार्ज स्टेट कैटेगरी में या फिर बिग स्टेट कैटेगरी में केरला was in first position. Small state की कैटेगरी में गोवा was on first position, and यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में चंडीगढ़, चंडीगढ़ was on first position, ठीक है। सो लार्ज में गोवा, स्मॉल में सॉरी लार्ज में केरला, स्मॉल में गोवा, एंड यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे था हमारा चंडीगढ़, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर इज ए, केरला एंड गोवा। Moving on, next question, question number 12. So which of the following is the fastest growing tech hub? कौन सा सबसे fastest growing tech hub है? So the correct answer of this question is B, Bangalore, ठीक है। So Bangalore, which is known as the India's Silicon Valley, इंडिया की सिलिकॉन वैली बोला जाता है बैंगलुरु को। सो फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब है वर्ल्ड का इज बेंगलुरु, ठीक है। एंड इस लिस्ट में मुंबई वाज ऑन 6th पोजीशन, ठीक है। सो मुंबई की 6th पोजीशन थी एंड बेंगलुरु वाज एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। So question number 12, the correct answer is B, Bangalore. Moving on, next question, question number 13. India was elected a member of UN Commission on Status of Women during September 2020, ठीक है। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन की रेंज, देख रहे हैं आप, टाइम की रेंज देख रहे हैं, मतलब जुलाई के भी, जुलाई 2020 के भी क्वेश्चन है। वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम सितंबर 2020, वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम नवंबर, वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2020, हमने जनवरी 2021 के क्वेश्चन देख लिए, एंड बहुत रीसेंट, मतलब एलिट के पेपर की बहुत रीसेंट मंथ के, मतलब कि जून 2021 के भी क्वेश्चंस हमने देख लिए, ठीक है। तो रेंज बहुत अच्छी यूज की है इस बार एलिट ने, एंड बट हाँ क्वेश्चन बहुत इजी है बट रेंज काफी अच्छी है, ठीक। सो India was elected a member of UN Commission on Status of Women during September 2020, and India ने यहाँ पे किसको डिफीट करके वो बना था? So the correct answer is C, China. So India ने यहाँ पे चाइना को डिफीट करके India became a member of the UN Commission on Status of Women, ठीक है। So the correct answer is question number 13. The correct answer is C, China, ठीक। Moving on, next question, question number 14. So again a question from 15th जुलाई, ठीक है। सो 15th जुलाई से ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। सो इंडिया साइन एन एग्रीमेंट ऑन 15th जुलाई 2020 टू एक्सपैंड कॉपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, बेसिकली अब ये डेट यहाँ पे इसलिए दी गई है क्योंकि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के साथ कई सारे एग्रीमेंट साइन करते रहते हैं, ठीक है। एंड इंडिया ने ये जो साइबर सिक्योरिटी का जो एग्रीमेंट है ये अभी फ्रांस के साथ भी रिसेंटली साइन किया था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रिसाइजली डेट देके पूछा है कि इस डेट पे यहाँ पे इंडिया ने किसके साथ साइन किया था, ठीक है। सो अगर आप डेट वाइज अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, लास्ट के 2 दिन में अपने पूरे नोट्स को रिवाइज कर लेना था, जुलाई से लेके जून 2021 तक के, एंड इट वाज बहुत इजी हो जाता आप लोग के लिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट ऑन 15th जुलाई 2020 विद द करेक्ट आंसर इज डी, इजराइल, ठीक है। तो इजराइल के साथ इंडिया ने ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इसको साइन किया था। एंड दिस कोलैबोरेशन, ये जो डीलिंग हुई थी, ये जो साइबर थ्रेट बढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जो रैपिड डिजिटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब सिंस कोविड के बाद क्या हो रहा है कि डिजिटाइजेशन जो हो रहा है वो बहुत रैपिड हो रहा है, ठीक है। तो
अब जब डिजिटाइजेशन जब बहुत रैपिडली तरीके से होगा तो यहाँ पे जो थ्रेट होंगे, जो मतलब ऑनलाइन थ्रेट्स जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे क्या किया था, दिस साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इंडिया ने इसको साइन किया किसके साथ, डी, इजराइल के साथ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट आंसर इज डी, इजराइल। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नाउ, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, बहुत बात की है हमने, बहुत डिस्कस किया है इस पूरे टॉपिक को, देख लेते हैं। बट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत इजी था, बहुत आसान क्वेश्चन था। सो द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, आल्सो नोन एज क्वाड, is an informal strategic forum to check the economic and military power of China. It consists of, so question number 15, the correct answer is B. This quadrilateral security dialogue, it consists of USA, Japan, Australia, and India. So question number 15, the correct answer is B. Okay? Moving on, next question, question number 16. So, नोबेल प्राइज, अगेन कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनना ही था नोबेल प्राइज से, एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इट इज द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2020 वाज अवॉर्डेड जॉइंटली टू टू इकोनॉमिस्ट बेस्ड इन दी, मतलब कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी के थे। जो नोबेल प्राइज मिला है इस बार, वो मिला है पॉल आर मिलग्राम को, एंड अलॉन्ग विथ पॉल आर मिलग्राम, रॉबर्ट बी विल्सन, रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, एंड इन दोनों को जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है फॉर द इम्प्रूवमेंट इन ऑक्शन थ्योरी। ठीक है, सो ऑक्शन थ्योरी में इन लोगों ने जो भी वो किया है, इंप्रूवमेंट किया है इन दोनों ने, उसके लिए इन दोनों को इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, एंड बोथ दीज इकोनॉमिस्ट दे आर बेस्ड ऑन दी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट आंसर इज सी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, moving on, next question, question number 17. Now, again, very simple question. The present chairperson of the National Human Rights Commission. So the correct answer is Justice Arun Mishra. And Justice Arun Mishra ये जून में ही बने थे, अपॉइंट हुए। ठीक है, so question number 16, sorry 17. The correct answer is D, Justice Arun Mishra. ठीक, moving on, question number 18. अब ये थोड़ा सा ये मिसलिनियस में चले गए। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज बी, ऑन 25th ऑफ जनवरी। ठीक है, अब नेशनल वोटर्स डे ये 2011 में, 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड इसको स्टार्ट करने के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि टू इनकरेज मोर यंग वोटर्स। ठीक है, तो जो भी यंग वोटर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए कि भैया आप भी आइए एंड ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए, मतलब यंगस्टर ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, तो उन्हीं को इनकरेज करने के लिए ये नेशनल वोटर्स डे इंडिया में मनाना स्टार्ट किया गया था फ्रॉम 2011, एंड द डेट इज 25th ऑफ जनवरी। ठीक है, so question number 18, the correct answer is B, 25th January. Moving on, next question, question number 19. Which of the following cannot cast their votes remotely through the postal ballot system in India? ठीक है, एक एक करके सारे ऑप्शन को देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन से आप निगेट कर सकते हैं। ठीक है, ए, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। ना, दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट यार। ठीक है, जो भी मेंबर फोर्सेस होंगे, आर्म फोर्सेस मेंबर्स होंगे आर्म फोर्सेस के, वो अपना जो भी वोट है वो पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए तो होगा ही होगा। बी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। ना, दिस वन इज आल्सो करेक्ट, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनकी ड्यूटी जो है, ड्यूटी स्टेशन है वो इंडिया के बाहर है, एंड अलोंग विद देयर स्पाउस, ठीक है, उनके स्पाउस के साथ वो अपना वो वोट जो है वो पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए भी है, बी भी है। सी को देख लेते हैं, सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सर्विंग आउटसाइड देयर स्टेट। नाउ दिस वन इज नॉट। ठीक है, ये लोग मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, जो अपने स्टेट के बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग थ्रू पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू वो अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा गया था वो कैन नॉट कास्ट देयर वोट, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग आउटसाइड देयर स्टेट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following recently became the first to successfully provide 100% functional household
functional household tap connections in rural areas. ठीक है. Now, question number 20. The correct answer of this question is B. Goa. ठीक है. So correct answer is D. Goa. अच्छा, now this thing, this news, it was in news in October 2020 के आसपास ये न्यूज में रहा था. ठीक है. So Goa became the first state in India जो कि 100% functional household tap connections provide करता है rural areas में. ठीक है. So question number 20th, the correct answer is D. Goa. ठीक. Next question, question number 21. The government of India, again, a cakewalk. Government of India decided to celebrate the birth anniversary of which freedom fighter as Parakram Divas, Day of Valor, on January 23rd every year. ठीक है. सिंपल था. The correct answer is C. सुभाष चंद्र बोस. ठीक है. So सुभाष चंद्र बोस, उनकी जो वो है बर्थ एनिवर्सरी है, उसको अब पराक्रम दिवस के तरह मनाया जाएगा. ठीक है. एंड सुभाष चंद्र बोस, he born on 20th January 1897. ठीक है. So 20th January 1897 को वो बॉर्न हुए थे. एंड इस साल उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी. ठीक है. So question number 21, the correct answer is C. सुभाष चंद्र बोस. ठीक. Moving on, next question, question number 22. Which of the following bodies is neither a constitutional body nor a statutory body? ठीक है. बहुत simple question था. The correct answer here is A. Law Commission of India. ठीक है. So Law Commission of India, it's an executive body. ठीक है. It is an executive body. So what's an executive body? So an executive body is a type of body which is established by the order of the government. ठीक है. Established by the order of the government of India. ठीक है. जो ऐसी बॉडी जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे क्रिएट किया जाता है, they are known as the executive body. ठीक है. So question number 22, the correct answer is A. Law Commission of India. ठीक. Moving on, next question, question number 23. Again, September 2020 का ये क्वेश्चन है and it is related to the farm bills. In September 2020, the Parliament of India passed 3 farm bills, that is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020, and the Essential Commodities Amendment Act 2020. Which of these subjects are not dealt with in any of the 3 legislation? ठीक है. यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल उसको वो कर दिया है, कैपिटल लेटर में लिखा है कि भैया नॉट पूछ रहे हैं. ठीक है. सो फार्म बिल क्लासरूम में हमने बहुत अच्छे से समझा था पूरे तीनों बिलों को. एंड देखते हैं यहाँ पे व्हाट शुड बी द राइट आंसर. बड़ा क्वेश्चन दिखता है जब भी, तो हमेशा उसे ऑप्शन से निगेट करने की कोशिश करो. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 1, सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस आउटसाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन वाला एक्ट जो है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है. ठीक है. तो अब नॉट पूछ रहा है तो ये तो होगा ही होगा. ठीक है. बी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. नाउ द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट. ठीक है. जो प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट है, इन शॉर्ट इट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसे बोला जाता है. सी, रिमूवल ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ग्रांटेड टू एग्रीकल्चरल इनकम. नाउ ये बिल्कुल भी नहीं है. ये वाला जो पॉइंट है वो किसी भी तीनों में से किसी भी फार्म बिल में उसको मेंशन नहीं किया गया है. ठीक है. सो नॉट पूछा गया था, तो द करेक्ट आंसर शुड बी सी, रिमूवल ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन granted to agricultural income. ठीक है. So question number 23, the correct answer is C. ठीक है. Okay. Moving on, next question, question number 24. Which internet giant committed to investing 10 billion over the next 5 to 7 years towards digitizing the Indian economy as part of its India Digitization Fund, which will focus on enabling affordable access to the internet for Indians in their own language apart from building new products and services. अब ये सारी चीजें ये कौन कर रहा है? The correct answer of this question is D. The correct answer of this question is D, Google. ठीक है. तो Google, सुंदर पिचाई ने ये पूरा अनाउंसमेंट किया था. ठीक है. तो सुंदर पिचाई ने ये पूरा अनाउंसमेंट किया था कि गूगल जो है वो अराउंड $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इन नेक्स्ट 5 to 7 years डिजिटाइज करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को. ठीक है. सो ताकि इंडियंस को अफोर्डेबल एक्सेस मिल सके इंटरनेट का. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. द करेक्ट आंसर इज डी, गूगल. ठीक. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25.
अगेन फिर से एक फैक्चुअल पूरा सवाल है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड अ पैक्ट और $500 million project to build safe and green national highway corridor in Rajasthan, Himachal, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. With which of these organizations? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये पैक्ट साइन किया गया था? This was it. This topic, it was in news in December 2020 के आसपास. And the correct answer of this question is C, World Bank. ठीक है. So World Bank ने यहाँ पे ये इनिशिएटिव साइन किया है. वर्ल्ड बैंक ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस इनिशिएटिव को साइन किया है. एंड बेसिक एम जो है इसका वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको कम करना है. एंड अलॉन्ग विद दैट जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है हाईवेज की उसको और ज्यादा इंप्रूव करना है. ठीक है. सो दिस प्रोजेक्ट, दिस एग्रीमेंट, इट वाज साइंड बाय वर्ल्ड बैंक विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. करेक्ट आंसर इज सी, वर्ल्ड बैंक. ठीक है. Moving on, next question, question number 26. What is the diplomatic mission between two Commonwealth nations called? ठीक है. अब नॉर्मल कंट्रीज के बीच में अगर होता है तो हम क्या बोलते हैं उसे? एम्बेसी बोलते हैं. ठीक है, एम्बेसी बोला जाता है. बट जब दो कॉमनवेल्थ नेशन के बीच में डिप्लोमेटिक मिशन होता है, इट इज कॉल्ड एज हाई कमीशन. ठीक है, उसको हाई कमीशन बोला जाता है. एंड इसके पीछे रीजन ये है कि जो कॉमनवेल्थ नेशन है वो स्पेशल डिप्लोमेटिक टाइज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है. Now, Commonwealth nations, जो Commonwealth है, it was established, it was founded in 1931, and Commonwealth का जो headquarter है, its headquarter is in London. ठीक है. And in Commonwealth there are a total of 54 countries. There are total 54 countries in Commonwealth nations, and ये सारी countries वो कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनीज रही हैं. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. द करेक्ट आंसर इज सी, हाई कमीशन. ठीक है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. थोड़ा सा स्टैटिक में से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. अ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय. कौन उसको प्रिसाइड करता है? ठीक है. So the correct answer here is A, Speaker of the Lok Sabha. ठीक है. Now joint जो सेशन होता है वो कॉल्ड किया जाता है. So it was called by the president. So president उसको कॉल्ड करता है. ठीक है. बट जो जॉइंट सेशन होता है उसको प्रिसाइड कौन करता है? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा उसको प्रिसाइड करता है. ठीक है. एंड अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एब्सेंस में जो डेप्यूटी स्पीकर होगा लोकसभा का, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो इस सेशन को प्रिसाइड करेगा. ठीक है. सो इट विल बी प्रिसाइडेड बाय डेप्यूटी स्पीकर इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. बट क्वेश्चन नंबर 27, द करेक्ट आंसर इज ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. टॉकते, साइक्लोन बहुत न्यूज में रहा था. सो साइक्लोन टॉकते वाज रिसेंटली इन न्यूज इन May 2021. टॉकते मींस गीको, हाईली वोकल लिजर्ड in its language of origin. From which of these languages was the word taken? Now, जो टॉकते नाम दिया था साइक्लोन को वो किसने दिया था? म्यांमार ने. ठीक है. तो टॉकते नेम इट वाज गिवन बाय म्यांमार. एंड ये जो टॉकते वर्ड जो है वो बर्मीज लैंग्वेज से लिया गया है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बर्मीज. ठीक है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. On January 16, 2021, a team of 10 climbers from Nepal made history by achieving which of these feats? So इसका again पूरा factual question है ये. And the correct answer of this question is A, summiting Mount K2 in winter. ठीक है. So जो पूरे जो 10 climbers थे नेपाल से जो थे सबके सब, उन्होंने क्या किया था? Mount K2 को उन्होंने summit किया था in winter में. ठीक है. So question number 29, the correct answer is A, summiting Mount K2 in winter. Next question, question number 30th. What is the name of the 2020 Tokyo Olympics mascot? ठीक है. सिंपल था, अगर आप सबने पढ़ा ही होगा. So the correct answer here is D, मिराई तोवा. ठीक है. So मिराई तोवा ये दो वर्ड से मिलकर बना है. मिराई का मतलब होता है the future, meaning of मिराई is future, and तोवा का मतलब होता है in Japanese eternity. ठीक है. So future, eternity. So it was chosen, this word मिराई तोवा ओलंपिक मैस्कॉट, इसको इसलिए चूज किया गया था टू प्रमोट अ फ्यूचर फुल ऑफ इटर्नल होप इन द हार्ट ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. सो इसलिए मिराई तोवा नाम रखा गया. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 30th, द करेक्ट आंसर इज डी, मिराई तोवा. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31.
अगेन जुलाई 2020, मतलब आगे आने वाले जो लोग हैं, मतलब अगर आप 2022 में क्लैट एलिट का एग्जाम देना चाहते हो तो प्लीज थोड़ा सा पीछे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। ऑन 29th जुलाई 2020 the Ministry of Human Resource Development unveiled the National Education Policy 2020, NEP 2020, which recommends sweeping changes in the education system in India. Which of the following is not a feature of the National Education Policy 2020? Now, National Education Policy, this is the third National Education Policy of India. First आई थी 1968 में, the second one वो आई थी 1986 86 में, and the third one वो 2020 में रिलीज की गई, ठीक है। देख लेते हैं एक एक करके। A, change in academic structure from 10+2 to 5+3+3+4. Now this one is absolutely correct, ठीक है। ये इसका सबसे मेन फीचर है, ठीक। Second one is no hard separations between arts and science. Now this one is also absolutely correct. C पे आते हैं complete removal of B.Ed Bachelor of Education degrees and focus on subject specialization instead. Now this one is wrong, ठीक है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, इसका ये फीचर नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीटली रिमूवल नहीं किया जाएगा बीएड को, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, ठीक है। हमसे पूछा गया था कि क्या फीचर में नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 द करेक्ट आंसर शुड बी सी, सी, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। So, where is the headquarters of the International Solar Alliance with over 120 members countries situated? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सी गुरुग्राम, ठीक है। So, International Solar Alliance, ISA, it was conceptualized in 2015, जो COP हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी इन पेरिस में, ठीक है। तो पेरिस फ्रांस में जो COP हुई थी, तो वहां पे इसको कंसेप्टुलाइज किया गया था, ठीक है। एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन इंडिया, गुरुग्राम में, ठीक है। So, question number 32, the correct answer is C, Gurugram. Moving on, next question, question number 33. By scoring half centuries in each of the innings in her test debut against England at Bristol in June 2021, again, बहुत recent पूछा है, which Indian cricketer became the youngest woman to achieve this feat? So, the correct answer of this question is D, Shafali Verma, ठीक है। So, Shafali Verma ने यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने दो हाफ सेंचुरी स्कोर की थी इन बोथ द इनिंग्स, जो उनका टेस्ट डेब्यू भी था अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, शफाली वर्मा, ठीक। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। In the history of tennis in the open era, who among the following has the highest number of Grand Slam singles titles? ठीक है, ध्यान रखना, सिंगल टाइटल्स पूछा जा रहा है और ग्रैंड स्लैम पूछा जा रहा है। तो हर साल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, आप सबको पता ही होगा। एंड राफेल नडाल, उनका जो टोटल स्कोर है वो है 20। रॉजर फेडरर, उनका भी जो टोटल स्कोर है ग्रैंड स्लैम में वो है 20। स्टेफी ग्राफ, उनका जो टोटल स्कोर है, थोड़ी सी वेटरन प्लेयर हैं स्टेफी ग्राफ, एंड इनका जो टोटल स्कोर है वो है 22। एंड सेरेना विलियम्स जो है, जो यूएसए से बिलोंग करती हैं, एंड इनका जो टोटल स्कोर है वो है 23 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अभी तक टोटल जीते हुए हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 34, द करेक्ट आंसर इज सी, सेरेना विलियम्स, ठीक है। मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ठीक। बहुत बात हुई है वन बेल्ट वन रोड पे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ मल्टी कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय द चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है। सो चाइनीज गवर्नमेंट ने का ये प्रोजेक्ट है, इट वाज अनाउंस्ड इन 2013 में इसको अनाउंस किया गया था। एंड इसका टारगेट है, दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का टारगेट है 2049 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को फुलफिल कर लेना, पूरा कर लेना, ठीक है। सो 2049 जब चाइना के इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे, तो चाइना गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1949, इंडिया के 2 साल बाद चाइना को आजादी मिली थी, ठीक है। सो जब 2049 में चाइना के इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे, तब तक का टारगेट है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कंप्लीट कर लेने का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट आंसर is C, मल्टी कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय द चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस। पेपर, अगर आपने, फिर से अगेन वही चीज बोलूंगा, सेम वही चीज, कि अगर आपने सारी चीजें अच्छे से कवर की हैं तो इट्स अ केक वॉक। बहुत सिंपल पेपर था एंड आसानी से आप लोग 27+ इसमें आसानी से आप अचीव कर सकते थे, आप इतने मार्क्स लेकर आ सकते थे, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, दिस इज मयूर उपाध्याय साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।